व्यक्ति राजनीतिक संबद्धता या पिछली संबद्धताएं मेरे फैसले लेने में रुकावट नहीं डालती। अगर कोई इसका प्लान नहीं कर रहा है तो मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं हूं कि ये सही तरीका है। सही तरीका ये है कि जज बनने के बाद व्यक्ति को राजनीतिक प्राथमिकताओं को दूर कर देना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल राजनीतिक दलों को लेकर भी उठ रहे हैं। राजनीतिक दल क्या आरटीआई के दायरे में लाए जा सकते हैं? ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट इस पर सुनवाई को तैयार भी हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। कोर्ट इसकी सुनवाई अप्रैल में करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2013 में आए केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का हवाला दिया है। एडीआर ने कहा है कि सूचना आयोग ने सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में करार दिया था, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया। एडीआर की यह याचिका 2015 से लंबित है। बाद में इसी मसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया था। याचिकाओं में कहा गया है कि राजनीतिक दल सरकारी नीतियों को तय करने में भूमिका निभाते हैं। उन्हें सरकार से रियायती दर पर जमीन, इनकम टैक्स में छूट और सरकारी टीवी रेडियो पर मुफ्त प्रचार का मौका भी मिलता है, इसलिए उन्हें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। एडीआर की याचिका में 6 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बसपा, सीपीआई और सीपीएम को भी पक्ष बनाया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्टैंड लिया है कि पार्टियों के अंदरूनी कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाना गलत होगा। कल को लोग ये भी पूछने लगेंगे कि पार्टी की आंतरिक बैठकों में किस बात पर चर्चा हुई, क्या भविष्य में पार्टी कोई आंदोलन करने वाली है या पार्टी ने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों दिया है। अब देखना होगा कि अप्रैल में होने वाली सुनवाई में राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं या नहीं। राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आएंगे या नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो वहीं देश में नए आपराधिक कानून पूरी तरह से कब तक अमल में लाए जा सकेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिए, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दे दिया। जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, उनके तेवरों की चर्चा हो रही है। सहयोगी उन पर मनमानी करने का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार तो फडणवीस ने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दो टूक जवाब दे दिया, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सभी आयुक्तालयों में 3 नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया था। बता दें कि शाह ने ये निर्देश महाराष्ट्र में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की बैठक के दौरान दिया। इस बैठक में सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के अधिकारी और राज्य गृह मंत्रालय ने भाग लिया था। बैठक में महाराष्ट्र में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन के हालात पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य अगले 6 महीने के भीतर नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू कर देगा। अब फडणवीस के इस जवाब के बाद चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। जानकारों का कहना है कि फडणवीस ने सीधे सीधे अमित शाह को 2 टूक जवाब दे दिया है कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे, न कि किसी के निर्देश पर। यानी साफ है कि फडणवीस अब अपने तरीके से काम करने के मूड में है। तो क्या अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी टकराव चल रहा है? वैसे भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार में तो उसी दिन से टकराव दिख रहा है जिस दिन से ये सत्ता में आई है। तो वही महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बुरी खबर भी सामने आ गई। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लेन देन पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। तो क्यों ये एक्शन लिया गया आरबीआई की तरफ से, देखिए इस रिपोर्ट में। आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक का नाम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। बैन की खबर सामने आने के बाद बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ जुट गई। बैंक के ग्राहक अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते। यही नहीं, आरबीआई ने इस बैंक पर नए लोन देने, पैसा जमा करने, एफडी जैसी सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। दरअसल रिजर्व बैंक को इस बैंक में कुछ गड़बड़ियों के बारे में पता चला है। इसके बाद ही आरबीआई ने यह कदम उठाया। मार्च 2024 के आखिर तक इस बैंक में कुल 2436 करोड़ रुपए जमा थे। जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है, उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। मतलब अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक ही वापस मिल पाएंगे। आरबीआई ने ऐलान किया है कि 13 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे पाएगा और पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं करेगा। इसके साथ ही नए निवेश या नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी तरह का पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि ये बैंक अपनी कोई संपत्ति भी नहीं बेच पाएगा।
ये पाबंदी 13 फरवरी 2025 से शुरू होकर अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अमेरिका में ट्रंप और मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही नाम की रही हो, लेकिन हुई तो थी, जहां पर ट्रंप जी को भारतीय रिपोर्टर का किया हुआ सवाल समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे तो आपका सवाल समझ में ही नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्टर ने जब पीएम मोदी से अडानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जैसा जवाब दिया तो वो लोगों को समझ में नहीं आया। तो चलिए, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विदेशी धरती पर साझा रूप से मोदी के खाते के अंदर चली ही गई, भले ही नाम के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।